अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है अबाउट डीएनए का बात करना है कि डीएनए क्या होता है। देखिए जब हम बात करते हैं डीएनए की तो डीएनए बेसिकली तीन लफ्ज़ों का एब्जिवेशन है। पहला है हमारे पास डी यानी कि डीऑक्सी, ठीक है ना, डीऑक्सी राइबो, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड। इसका मतलब है कि तीन लफ्ज़ों से ये मिलकर बना हुआ डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड मौजूद होता है। इसीलिए जब हम डीएनए की डेफिनेशन करते हैं तो हम कहते हैं डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। इसका मतलब है कि ये क्या होता है, ये पॉलीमर होता है। इसमें क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड जो वो मिलते हैं, मिलने के बाद क्या करते हैं, डीएनए बनाते हैं। डीएनए जो है बेसिकली हेरिडिटरी मटेरियल है। इसके अंदर जो पेंटोज शुगर होती है उसमें कार्बन नंबर 2 के ऊपर जो ऑक्सीजन होती है वो रिमूव होती है, इसलिए हम इसे डीऑक्सी का नाम देते हैं। इसीलिए इसकी जब कंपोजिशन की बात की जाती है तो कंपोजिशन के हिसाब से भी क्या होता है, कंपोजिशन के हिसाब से भी इसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड होती हैं, जैसे कि हमारे पास मौजूद है कोई भी न्यूक्लियोटाइड, जैसे कि ये AMP एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, या हमारे पास मौजूद है GMP गोवालिन मोनोफॉस्फेट, या हमारे पास मौजूद है CMP साइटोसिन, या फिर मौजूद है TMP थायमिन। अब जितनी भी ये क्या होती है नाइट्रोजन बेसिस मौजूद होती हैं, हम इन्हें जाहिर करते हैं किसके साथ, हम इन्हें डी के साथ जाहिर करते हैं। इसका मतलब है ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड को बनाएंगे। इसका मतलब है ये वो न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे जिसके अंदर से ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो चुकी है और ये डीएनए का हिस्सा है। फिर हम बात करते हैं जबकि किस चीज़ की, कि ये डीएनए क्या पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। इसका मतलब एक न्यूक्लियोटाइड जब दूसरे न्यूक्लियोटाइड से मिलती है तो ये बनता है डाई न्यूक्लियोटाइड। जब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे से बनती है तो ये बनता है डाई न्यूक्लियोटाइड। जब ये डाई न्यूक्लियोटाइड बनता है तो इसमें बॉन्ड होता है, उस बॉन्ड को हम कहते हैं कि वो कौन सा है, वो है फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब उसको थोड़ा सा देखते हैं कि फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कैसे बनता है। ये हमने एक ड्रा की है पेंटोज शुगर, ये इसकी पेंटोज शुगर है, ये कार्बन नंबर 3 है, ठीक है, ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 और यहाँ पर ये मौजूद है कार्बन नंबर 5 जिसके साथ लगा हुआ है ये हाइड्रॉक्सिल ग्रुप भी लगा हुआ है। अब इसका मतलब है कि जब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड्स के साथ क्या करती है, बॉन्ड बनाती है, तो वो फास्फेट ग्रुप की वजह से बनता है, PO3 की वजह से हम उसे फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। वो कैसे बनता है थोड़ी सी आपने तवज्जो देनी है। अब यहाँ पे कार्बन नंबर 1 पर अगर आके नाइट्रोजनस बेस अटैच होगी तो नाइट्रोजन बेस अटैच होने से ये कंपाउंड कहलाएगा क्या चीज़, ये कहलाएगा न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोसाइड तो ये कहला गया, इसका मतलब ये है कि इस नाइट्रोजन बेस की वजह से ये न्यूक्लियोसाइड है। अब इसके ऊपर मौजूद जो OH ग्रुप होता है कार्बन नंबर 2 पर, अगर इस OH ग्रुप में से ये ऑक्सीजन रिमूव हो जाए तो ये शुगर क्या कहलाएगी, ये डीऑक्सी राइबोस शुगर कहलाएगी। तो ये बेसिकली डीऑक्सी राइबोस शुगर जो है ये मौजूद होती है। अब होता यह है कि जब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे के साथ आता है, ये एक न्यूक्लियोटाइड इसकी कार्बन नंबर ये 5 है, ठीक है, ये हमारे पास एक और न्यूक्लियोटाइड हम आपको बताने के लिए समझाने के लिए बना रहे हैं कि ये एक और न्यूक्लियोटाइड जो है ये पाई जाती है। तरह से एलैबोरेट मज़ीद कर लेते हैं ताकि आपको समझ आने में आसानी हो। अब ये देखें ये एक न्यूक्लियोटाइड और बन गई, ये कार्बन नंबर 3 है, ये कार्बन नंबर वैसे ही ठीक है 5 है, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, यहाँ पर भी क्या लगा हुआ है, नाइट्रोजनस बेस लगी हुई है, यानी कि ये प्योरीन हो सकती है, पेरीमेडीन हो सकती है। अब कार्बन नंबर 5 ये जो है H और इस तरह यहाँ पर मौजूद OH। अब ये होता ही है कि दोनों ने क्या करना था, इंटरेक्शन करना होता है। अब इसके इंटरेक्शन के लिए असल में क्या होता है, PO3 ग्रुप मौजूद होता है जिसे हम फास्फेट कहते हैं। अब फास्फेट क्या करते हैं, एक पेंटोज शुगर कार्बन नंबर 5 और दूसरे पेंटोज शुगर कार्बन नंबर 3 के साथ बॉन्डिंग करता है। अब जब ये बॉन्डिंग करता है तो इस बॉन्डिंग की वजह से इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है हम उस बॉन्ड को कहते हैं कि ये क्या है, ये असल में मौजूद है फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो है ये कहलाता है। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो है वो इस तरह बनता है और इसी तरह एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से बनता है। ये जो मैंने बनाया है ये डाई न्यूक्लियोटाइड है, डाई न्यूक्लियोटाइड। इस तरह अगर ये मिलते चले जाए तो उससे क्या होगा, हमारे पास एक लंबी चेन बन जाएगी। हम कहेंगे कि वो चेन क्या है, वो पॉली न्यूक्लियोटाइड की चेन है। और जिसकी मिसाल हमारी बुक में फर्स्ट ईयर की बुक में दे रखी है, वो दे रखी है NAD, जिसे हम कहते हैं निकोटिनामाइड एडिनोसिन
डाई न्यूक्लियोटाइड, ये जो है एक डाई न्यूक्लियोटाइड की एग्जांपल दे रखे थे। इस तरह क्या होता है, इस तरह जो है वो इसके मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं और पॉलीमर बन जाता है, इसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का नाम देते हैं और कहते हैं कि अगर ये डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियोटाइड है तो ये डीएनए कहलाता है। फिर उसके बाद देखते हैं डीएनए की अमाउंट जो है ये सेल में क्या होती है, सेल में फिक्स्ड होती है, इसकी अमाउंट सेल में फिक्स्ड है। वो फिक्स इसलिए कि हर सेल के अंदर मौजूद है। जैसे ह्यूमन सेल के अंदर क्रोमोसोम में कितने 46, इसका मतलब है इसकी तादाद तो डीएनए की अमाउंट फिक्स्ड है, लेकिन ये डिपेंड कर रही है नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो डीएनए की जो अमाउंट होती है वो फिक्स्ड होती है, बट इट आल्सो डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इफ एनी सेल कंटेन मोर क्रोमोसोम इट मीन इट हैज अ मोर अमाउंट ऑफ डीएनए। जैसे कि हम बात करते हैं ड्रासोफिला, ड्रासोफिला जो फ्रूट फ्लाई है, समझाने के लिए आपको बता रहे हैं, उसके अंदर 8 क्रोमोसोम है, ह्यूमन के अंदर कितने हैं 46। तो जाहिर बात है ह्यूमन के सेल में डीएनए की अमाउंट एज कम्पेयर टू ड्रासोफिला क्या होगी, वो ज्यादा होगी। तो इसकी अमाउंट फिक्स्ड होती है, लेकिन इसकी अमाउंट डिपेंड करती है डीएनए की ऑन द क्रोमोसोम पर डिपेंड करती है। अब थोड़ी सी आपने मजीद तवज्जो देनी है ताकि हम इसकी क्या करें, न्यूक्लियोटाइड की कंपोजिशन को देख लें, स्ट्रक्चर को देख लें। देखिए न्यूक्लियोटाइड के जब स्ट्रक्चर की या डीएनए के स्ट्रक्चर की बात की जाती है तो सबसे पहले मालूम किया था रेशो मालूम की थी प्योरीन और पेरिमिडीन की। अब प्योरीन और पेरिमिडीन की जो रेशो जिस बंदे ने मालूम की थी उसका नाम था 1951 के अंदर अर्मन चरगाफ। अब अर्मन चरगाफ वो शख्स था जिसने पहली बार नाइट्रोजन बेस की रेशो को मालूम किया। उसने अपनी स्टडी के अंदर ये साबित किया कि एडेनिन की हमेशा मिकदार बराबर होती है थाइमिन की। द रेशो ऑफ एडेनिन इज ऑलवेज इक्वल टू थाइमिन एंड गुआनिन रेशो इज ऑलवेज इक्वल टू साइटोसिन। इट मींस ही सेड दैट द एडेनिन इज इक्वल टू, ठीक है, थाइमिन एंड द अमाउंट ऑफ गुआनिन इज इक्वल टू साइटोसिन। दिस वाज द रेशो ऑफ द नाइट्रोजन बेसिस व्हिच वाज फाउंड बाय अर्मन चरगाफ ने क्या किया था, ये मालूम किया था। फिर डीएनए पर मजीद जो वर्क किया वो किया था इसके स्ट्रक्चर पर, एक्सरे स्ट्रक्चर पर। अब एक्सरे स्ट्रक्चर की जब बात की जाती है तो एक्सरे स्ट्रक्चर पर जो काम करने वाले थे वो 2 साइंटिस्ट थे। एक का नाम था, उसमें से कौन सा, एक का नाम था मॉरिस विल्कन। अब एक का नाम मॉरिस विल्कन था, दूसरी फीमेल थी जिसका नाम था रोजालिन फ्रैंकलिन। अब रोजालिन फ्रैंकलिन वो खातून थी और मॉरिस विल्कन वो शख्स था जिन्होंने एक्सरेज डिफ्रैक्शन की। इन्होंने एक्सरेज डिफ्रैक्शन के साथ डीएनए का स्ट्रक्चर जो है वो पेश किया कि डीएनए का पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। जब इन्होंने इसको डीएनए डिफ्रैक्शन के उस डेटे को क्या किया, कलेक्ट किया, तो उसी डेटे को और अर्मन चरगाफ की रेशो को यूज करते हुए 2 क्या थे साइंटिस्ट थे, हम साइंटिस्ट के या उन्हें कंप्यूटर के एक्सपर्ट के, उनमें से एक का नाम था वाटसन और दूसरे का नाम था क्रिक। अब ये वाटसन और क्रिक वो शख्स थे जिन्होंने क्या किया, 1953 के अंदर इस मॉडल को उन्होंने क्या किया, वो पेश किया। अब ये वो शख्स थे जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने बताया कि असल में क्या होता है, असल में डीएनए का 3D स्ट्रक्चर क्या होता है। 3D मतलब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो जो असल में 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो आज हम यूज करते हैं जिसे स्केल मॉडल भी कहते हैं, वो जो स्केल मॉडल आजकल हम यूज कर रहे हैं असल में वो मॉडल है जो क्या था, वाटसन क्रिक ने उन इंफॉर्मेशन को यूज करके बनाया था जो अर्मन चरगाफ, रोजालिन फ्रैंकलिन और जो है मॉरिस विल्कन ने हमें पेश की थी। अब ये मॉडल क्या कहते हैं, इनके मॉडल के मुताबिक इसके कुछ पॉइंट्स हैं, हम उन पॉइंट्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू आवर एफएससी फर्स्ट ईयर बुक। हमने उसी के मुताबिक देखना है ताकि कंटेंट्स ज़्यादा भी ना हो और कम भी ना हो। इन्होंने कहा कि डीएनए क्या है, डीएनए एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। पहला पॉइंट, इसका मतलब यह है कि डीएनए एक डबल हेलिक्स है। हेलिक्स का मतलब है स्प्रिंग शेप है, इसका मतलब है कि डीएनए कभी भी स्ट्रेट फॉर्म में मौजूद नहीं है बल्कि ये हेलिक्स फॉर्म में, स्प्रिंग फॉर्म में मौजूद है और ये 2 स्ट्रैंड पर मुश्तमिल है। कितने, 2। तो डबल स्ट्रैंड, तो इसका मतलब ये है कि 2 स्ट्रैंड पर मुश्तमिल है। तो मैं कह सकता हूँ ये 2 पॉली, ठीक है ना, न्यूक्लियोटाइड राइबो पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन पर मुश्तमिल है। तो ये 2 चेन पर मुश्तमिल है। ये दोनों चेन एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हैं, यानी कि एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल से मुराद ये है कि हम इसे सिंपल तौर पर समझाने के लिए कहते हैं कि जो चीज एक स्ट्रैंड के टॉप पर आ रही है दूसरे के बॉटम पर आएगी। क्या आएगी, दूसरे के बॉटम। अगर एक स्ट्रैंड में पहले एडेनिन आ गया तो डेफिनेटली दूसरे में क्या आएगा, बॉटम पे एडेनिन
मौजूद होगा। इसका मतलब है ये कंप्लीमेंट्री जो है ना, ये क्या होते हैं, ये स्ट्रैंड जो हैं ये मौजूद होते हैं। ये एंटी पैरेलल भी इन्हें कहा जाता है कि ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे में मौजूद है। क्यों? इसीलिए हम लिखते हैं अगर 3 to 5 एंड है तो दूसरा क्या होगा, दूसरा 3 to 5 इस तरह होगा। तो इसीलिए क्या होता है, जब बॉन्डिंग की बात करते हैं फास्फोडाइएस्टर की, तो हम देखते हैं कि एक स्ट्रैंड में अगर बॉन्डिंग 5 से 3 जा रही है तो दूसरी स्ट्रैंड में क्या होगी, 3 से 5 की तरफ आएगी, तो ये बॉन्डिंग मौजूद होगी, इसलिए हम इसे कहते हैं ये एंटी पैरेलल है। फिर ये हेलिक्स की शक्ल में मौजूद है, और हेलिक्स की शक्ल में मौजूद है। फिर डीएनए में न्यूक्लियोटाइड मौजूद है, और न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने वाला बॉन्ड हम अभी देख चुके हैं, वो क्या है, वो है फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है वो, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, जो क्या करता है, जो उसको कनेक्ट कर रहा है, उसको जोड़ रहा है एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड। फिर इस एक टर्म के अंदर जो है वो टोटल आती है 10 बेसिस। एक टर्म में 10 बेस मौजूद है, जो इस बात की भी इंडिकेशन है कि ये जो टर्म है ये सिमेट्रिकल है, ये एसिमेट्रिकल या थ्रू आउट है और सिमेट्रिकल है। हर टर्म में 10 बेसिस आ रही है। फिर एक टर्म का यानी एक स्ट्रैंड का दूसरी स्ट्रैंड से जो फासला आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है 34 एंगस्ट्रॉम। तो इसका मतलब है ये भी यूनिफॉर्मिटी को शो कर रहा है, डबल स्ट्रैंड है, हेलिक्स है, कंप्लीमेंट्री है, अपोजिट है, ये इनकी क्या आती हैं, वो एंटी पैरेलल है, ये इनकी मौजूद है। हर टर्म के अंदर 10 बेसिस हैं, और एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड के अंदर फासला भी सिमेट्रिकल है, दैट इज 34 एंगस्ट्रॉम जो है वो फासला मौजूद है। इसी तरह जब हम न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं, एडेनिन जुड़ती है हमेशा किससे, थाइमीन से। गुआनिन की हमेशा अटैचमेंट होती है साइटोसिन से। जब एडेनिन थाइमीन से अटैच होती है तो उसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। फिर गुआनिन साइटोसिन से अटैच होती है तो उसमें क्या होता है, 3 बॉन्ड मौजूद होते हैं। फर्ज करें कि यहाँ पर मैं कहता हूँ कि ये सिमेट्री बनाने के लिए ये मौजूद है, ठीक है। अब ये सिमेट्री हमारे पास मौजूद है। अब एक न्यूक्लियोटाइड और 2 न्यूक्लियोटाइड के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो 2 नैनोमीटर का होता है। इस तरह ये डीएनए का क्या होता है, ये स्ट्रक्चर जो है वो पेश किया किसने, ये स्केल मॉडल पेश किया वाटसन और क्रिक ने। अब सवाल ये पैदा होता है कि फंक्शन क्या है इसका, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डीएनए। देखिए डीएनए का फंक्शन वही है जो हमारी विरासत को कंट्रोल करना है। डीएनए का फंक्शन जो है वो क्या है, वो है हमारी इनहेरिटेंस को कंट्रोल करना, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। इसका मतलब है इसमें क्या मौजूद है, इसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन मौजूद है जो हमारे ना सिर्फ फिनोटिपिक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं बल्कि जीनोटिपिक को। फिनोटिपिक कैरेक्टर आर दोस कैरेक्टर व्हिच आर अपीरेंट एंड जीनोटिपिक कैरेक्टर आर दोस कैरेक्टर व्हिच आर प्रेजेंट एट द जीन लेवल। सो क्वेश्चन दैट व्हाट इज जीन। जीन असल में क्या है, वो यूनिट है, वो यूनिट है जिससे डीएनए क्या करता है, वो अपने कोड को एक्सप्रेस करता है। तो इसका मतलब ये है कि जीन क्या होता है, जीन इज द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड की एक सीक्वेंस है। अगर न्यूक्लियोटाइड खुद को अरेंज करते हैं और इनमें कोई ना कोई कोड मौजूद है तो हम कहते हैं वो जीन है। तो जीन के अंदर क्या होते हैं, कोड होते हैं, और ये जीन किसका है, डीएनए कैसा है, डीएनए में सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होते हैं जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में जाती हैं। इसके अलावा सेल की फिजियोलॉजी, सेल की एक्टिविटी, सेल के अपीयरेंस कैरेक्टर, फिनोटिपिक कैरेक्टर, जीनोटिपिक कैरेक्टर आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय आवर डीएनए। तो डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल है। ये डीएनए का स्ट्रक्चर था जो हमने आज क्या किया, वो डिस्कस किया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम देखेंगे आरएनए।